अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज पीडीएम का सरबराही इजलास था और एक्सपेक्टेड था कि पीपल्स पार्टी और एएनपी के हवाले से गौर किया जाएगा कि क्या उनको दोबारा पीडीएम में शामिल करना है, और अगर पीपल्स पार्टी शो कॉज की वजाहत नहीं देती तो क्या फिर भी पीपल्स पार्टी को शामिल करना है या नहीं करना। लेकिन मीटिंग के बाद अब से कुछ देर पहले मौलाना फजल रहमान समेत दीगर रहनुमाओं ने बात की और ये कहा मौलाना फजल रहमान ने कि हमने तो इस बात पर गौर ही नहीं किया कि क्या पीपल्स पार्टी और एएनपी को पीडीएम में शामिल करना है या नहीं करना। उन्होंने ये कहा जब वो हमारे साथ नहीं है तो उनके हवाले से बात क्यों की जाए। मरियम नवाज ने भी बात की इस हवाले से और ये कहा कि क्यों आप बार बार नॉन इशू को सामने ले आते हैं। पीपल्स पार्टी और एएनपी से मुतालिक आपने क्या फैसला किया? उन्होंने आपके नोटिस फाड़ के फेंके और उनसे अलग किया कि खुद अपनी मर्जी से, तो आज इजलास का आप सर्वे कर रहे हैं। हमने इस हवाले से कोई गौर खोज नहीं किया। इसका मतलब वो आपके साथ है? मतलब यह कि वो हमारे साथ नहीं है, इसलिए गौर नहीं किया हमने। लेकिन फिर भी उनके पास मोहलत है। अगर वो पीडीएम की तरफ रुजू करना चाहते हैं तो हमें उस हवाले से इंतज़ार होगा। लेकिन ये ऐसा मौजू नहीं कि पीडीएम मज़ीद इजलासों में उस पर बहस करने के लिए वक्त निकाल सके। बार बार एक नॉन इशू को ड्रैग करके उसको इशू ना बनाया जाए, हमें उसमें ना घसीटा जाए। जो हमने उसके बारे में कहना था वो कह दिया। शुक्रिया। हैरत की बात है क्योंकि इस इजलास से पहले कहा जा रहा था कि इस बात पर गौर किया जाएगा कि क्या पीपल्स पार्टी और एएनपी को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन अब मरियम साहिबा कह रही है कि नॉन इशू है। फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि हमने इस बात पर गौर नहीं किया, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास मोहलत है। अगर वो पीडीएम से रुजू करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा इस इजलास में इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से बात हुई और कहा कि हुकूमत का जो एकतरफा ऑर्डिनेंस है और जो इलेक्शन वोटिंग मशीन्स की बात है उसको हम मुस्तरद करते हैं। अफगानिस्तान के हवाले से भी बात हुई। अफगानिस्तान की सूरत हाल पे पार्लिमानी इजलास बुलाने का कहा गया है। इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। एहसन इकबाल साहब पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा नैयर बुखारी साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एहसन इकबाल साहब, ये तो आज एक्सपेक्टेड था कि इस हवाले से बात होगी कि क्या करना है, पीपल्स पार्टी को शामिल करना है, एएनपी को दोबारा शामिल करना है। उन्होंने शो कॉज का जवाब नहीं दिया, लेकिन फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि कोई गौर ही नहीं हुआ। मरियम साहिबा कह रही है कि नॉन इशू है। पीपल्स पार्टी एएनपी का ना होना बिल्कुल ही नॉन इशू हो गया आपकी पीडीएम के लिए। देखिए, जैसा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने वाज़ेह किया है कि हमारे पास कोई पीपल्स पार्टी या एएनपी की तरफ से ऐसा पैगाम नहीं था कि वो पीडीएम में शामिल होना चाहते हैं दोबारा। और इस बारे में मौलाना फजल रहमान साहब एक पीडीएम की मुत्तफ़िका राय दे चुके हैं कि अगर दोनों जमातें उस फैसले से नजरसानी करें जिसकी बिना पर ये इख्तलाफ पैदा हुआ था तो वो वापस आ सकते हैं। लिहाजा अब गेंद उनकी कोर्ट में है कि क्या वो पीडीएम से कोई ताल्लुक रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। लेकिन दूसरी सतह के ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब ने आज ये भी बताया है कि पीडीएम ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ये मैंडेट दिया है कि वो पार्लियामेंट के अंदर दीगर वो ऑपोजिशन जमातें जो पीडीएम के अंदर शामिल नहीं हैं उनके साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ बजट के मौजू पर या बजट के सेशन में एक मरबूत, मौसर और मजबूत हिकमत अमली और लाएअमल बनाएं और इसके लिए वो अपोजिशन जमातों में पार्लियामेंट के अंदर एक इश्तराक पैदा करें। तो मतलब पीडीएम फिर क्या एक डिबेटिंग क्लब रह जाएगा और जो असल ताकत होगी वो पार्लियामेंट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की सदारत में जो तमाम लोग होंगे, तमाम पार्टीज के नुमाइंदे होंगे, वहां पे असल ताकत होगी और वहां पे टफ टाइम दिया जाएगा। बिल्कुल, पीडीएम डिबेटिंग क्लब नहीं है बल्कि पीडीएम ही एक अवामी ताकत का मंबा है। और इसीलिए आपने देखा कि आज पीडीएम के प्लेटफॉर्म से एक भरपूर दोबारा राब्ता अवाम मुहिम शुरू करने का ऐलान किया गया है, क्योंकि हम समझते हैं कि जो पीडीएम का चार्टर है वो पाकिस्तानी कौम की उमंगों का तर्जुमान है। जो पैगाम पीडीएम ने दिया था और जो बयानियां लेकर हम मुल्क की तहरीक चला रहे थे, आज उसके ऊपर पूरी कौम यकसू है, जिसका नतीजा आपने मुख्तलिफ ज़िमनी इलेक्शन में भी पीडीएम जमातों की कामयाबी की सूरत में देखा है। तो लिहाजा साहब मैं इस पर जरा आता हूं। नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नैयर बुखारी साहब, अब आप लोग तो बड़े फख्र से कहते हैं कि जो बुनियाद पड़ी थी पीडीएम की वो उस इजलास में थी जिसकी मेजबानी हम कर रहे थे, वहां बुनियाद पड़ी। आज तो साफ कह दिया गया है तमाम जमातों की जानिब से कि पीपल्स पार्टी और एएनपी हमारे लिए नॉन इशू है, हमने गौर तक नहीं किया। हेलो जी नैयर बुखारी साहब, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए शहजाद इकबाल साहब, गुजारिश ये है कि
जो आज का इजलास था ये उन हम ख्याल जमातों का इजलास हो सकता है, हम इसको पीडीएम का इजलास नहीं समझते। पीडीएम उन जमातों का मजमुआ था जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी शामिल थी। उसके अलावा जो पीडीएम ने 16 मार्च का जो इजलास था जिसपे डिस्कशन हुई थी लॉन्ग मार्च के हवाले से रेजिग्नेशन के लिए, मेरा सवाल इन हम ख्याल जमातों से, ये तो इस गवर्नमेंट को लैटिट्यूड देना चाहती हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि जो हमने एक्शन प्लान किया था कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे। तो मुझे एक पीडीएम के सरबराही इजलास का फैसला बता दें कि जिसमें यह फैसला हुआ कि लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पे हम रेजिग्नेशन देंगे। किसी एक इजलास के मिनट्स लेके आ जाए सामने, कोई एक फैसला मुझे दिखा दे। ये हमेशा फैसला ये था कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम नो कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे और फिर लास्ट ऑप्शन पे रेजिग्नेशन की बात करेंगे। बुनियादी इख्तिलाफ हमारा इनके साथ ये था। और फिर ये जो आज इन्होंने फैसले किए, जो पीडीएम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या फैसले किए, क्या एजुकेशनल पॉलिटिक्स है, किधर क्या इनका लॉन्ग मार्च, क्यों नहीं ये रेजिग्नेशन देते पंजाब असेंबली में दे दे। वहाँ पे कहते हैं अगर मेजोरिटी जो इस्तीफे दे जाएगी तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो हमने तो उनको पहले कहा था नो कॉन्फ्रेंस पे आ जाए। पीडीएम ने एस्टेब्लिश किया जब ये हमारे साथ थी नून और जेयूआई। लेकिन ये जो कहते हैं कि हम उनको कोई अहमियत नहीं देते, वो नॉन इशू है, और वो जो हम मोहलत देते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी की मतायत जमात नहीं, ना मेरी क़यादत किसी की मतायत जमात है। हमने जो फैसले पीडीएम के किए थे वो बराबरी के सत्ता पे किए तो थे। एक मौका तो दे रहे ना पीपल्स पार्टी को, बुखारी साहब, वो मौका दे रहे, कह रहे रुजू कर लें हमसे दोबारा। तो कोई ऐसी स्ट्रेटजी है, रुजू करेंगे पीडीएम से दोबारा? था कि इन्होंने जो शो कॉज नोटिस दिया उस पर ये अपॉलजी टेंडर करें, ये हमारे सीसी का फैसला था और सीसी की फैसले पे जो हमने इनको कन्वे कर दिया। और फिर आगे तो रुजू नहीं करेगी पीपल्स पार्टी? और बिल्कुल नहीं रुजू करेंगे इनसे। हाँ, जो बात रही कि जो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की बात की, हमने उनको बिल्कुल वोट किया लीडर ऑफ अपोजिशन पे। वो राब्ते में अगर हमारी क़यादत के साथ आते हैं तो पीपल्स पार्टी हमेशा डायलॉग के लिए बात करती है। लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब पीडीएम को समझते हैं कि हम उनके नुमाइंदे हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिर हमारी बातचीत भी नहीं है। तो ऐसा इकबाल साहब वो कह रहे हैं कि वो जो आपका एक एजेंडा था हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत गिराना, नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर आना, लॉन्ग मार्च करना, कहाँ गया वो एजिटेशन वाला एजेंडा? कहाँ है पीडीएम का? वो कह रहे हैं कहीं नहीं नजर आ रहा, किसी इजलास में नहीं नजर आ रहा। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं एहतराम करता हूं नैयर बुखारी साहब का भी, लेकिन मैं अदब से ये कहना चाहूंगा कि यहाँ से ही खराबी हुई है कि जब पीडीएम ने 9 जमातें एक तरफ थी पीडीएम में और पीपल्स पार्टी ने तनहा 9 जमातों के कंसेंसस फैसले को अपनी राय से वीटो किया, और 9 जमातों का ये फैसला था कि हम 26 मार्च को लॉन्ग मार्च करें और उसके बाद हम ऑपोजिशन जमातें इज्तिमाई इस्तीफा दें। तो 1 महीने के अंदर उस इतना कारी वार था जिससे ये फरसूदा और कमजोर निजाम गिर जाना था, और उसके पीछे हमारी 6 महीने की मेहनत थी। जब हम बी के अंदर पहुंचे तो पीपल्स पार्टी ने टाइम आउट ले लिया और उससे वो सारा मोमेंटम टूटा, और अब पीडीएम दोबारा उस मोमेंटम को पिक करने के लिए राब्ता अवाम मुहिम चला रही है। वो मोमेंटम कहाँ है आपके एजेंडा में? तो वो मोमेंटम है ही नहीं। देखिए, ना आपके एजेंडा में लॉन्ग मार्च है, ना आपके एजेंडा में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, ना इस्तीफे हैं, बल्कि आज तो ये कहा गया है कि पार्लियामान में इजलास बुलाएं, अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है उसमें मुतल्लिका हुकाम जो है वो हमें ब्रीफिंग दें। अब आप तो हुकूमत गिराने चले थे, अब आप ये बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि जो कौमी मामलात है उस पर इजलास बुलाए, हमें ब्रीफिंग दी जाए। तो ब्रीफिंग वो हुकूमत तो नहीं दे सकती ना जिसको आप गिरा चुके होंगे। देखिए शहजाद, आज का जो हमारा एलानिया है उसमें बहुत वाज़ेह तौर पे ये कहा गया है, बल्कि हमने आगाज ही यहाँ से किया है कि वो खतरात जो कि रियासत के लिए खतरात हैं, इस वक्त हमें हमारे मुल्क के खित्ते में जो तब्दीलियां हैं वो इतनी बड़ी हैं और इतने उनके गहरे असरात हैं कि वो हमारी रियासत के ऊपर बहुत शदीद असरात मुरतब कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमें पाकिस्तान की रियासत को उन चैलेंजेस और उन खतरात से बचाना है, और वो अफगानिस्तान से जो एकदम पुल आउट हो रहा है अमेरिका का, उसके जो मुज़मरात हैं और उसके बाद जो अखबारात में इतलात आ रही हैं अमेरिका को हमने क्या सहूलत दी है और क्या नहीं दी और उसके क्या मुज़मरात सकते हैं, इस हवाले से हमने ये मुतालबा किया है कि एक जॉइंट पार्लियामेंट का इन कैमरा सेशन बुलाया जाए
जिसमें हमारे खारजा पॉलिसी और सिक्योरिटी के हवाले से जो मुतलका इदारे हैं वो ब्रीफिंग दें। ठीक है। और क्योंकि रियासत के सतूनों में से एग्जीक्यूटिव भी एक सतून है, तो उसमें तो जाहिर सी बात है पीटीआई के पास इस वक्त इंचार्ज है, तो हुकूमत गिराना अब पीडीएम का मकसद नहीं है, ये आपका हदफ नहीं है? नहीं, हमारा तो हमेशा से ये मौकफ है कि ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक बोझ है और इसको निकालने के लिए जो भी जमहूरी रास्ता है वो हमें इख्तियार करना चाहिए। और अगर पीपल्स पार्टी हमारा साथ ना छोड़ती और 9 जमातें जो 10 में से कह रही थी कि हम सब मिलकर लॉन्ग मार्च में जाएं और इज्तिमाई इस्तीफे दें, अगर वो ऑप्शन हम इस्तेमाल करते तो ये अब हुकूमत एक तारीख का हिस्सा बन चुकी होती। लेकिन अब भी हमारे सामने कोई भी ऐसी जमहूरी तजवीज़ काबिल अमल आएगी जिससे हम इस हुकूमत को घर भेज सकें और एक नए इलेक्शन का रास्ता हमवार कर सकें, हम उसके ऊपर 1 सेकंड ज़ाय किए बगैर अमल करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि ये निज़ाम और ये हुकूमत इस मुल्क को दिन ब दिन मुआशी खारजा महाज के ऊपर और दाखिली महाज पे धसाती जा रही है। आज वैसे हुकूमत को घर भेजने के हवाले से कोई डिस्कशन मुझे तो नहीं नजर आई। ना शहबाज शरीफ साहब के पूरे 1 घंटे के इंटरव्यू में उन्होंने कहीं पे ये इशारा दिया कि हुकूमत को हम घर भेजना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल आज हम सब की इस पे मुत्तफिका राय है, पीडीएम यकसू है। हुकूमत पाकिस्तान की सलामती के लिए अपनी मुआशी नाकामी की वजह से, कश्मीर के महाज पे नाकामी की वजह से, दाखिली गवर्नेंस की नाकामी की वजह से और जिस तरह ये कौमी इदारों को बेतौकीर और बेवकत कर रहे हैं, ये खतरा है और मुल्क को एक फौरी आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन और इंतखाब की जरूरत है ताकि हम सही है। अच्छा, मुझे नैयर बुखारी साहब, अब पीपल्स पार्टी की जो हिकमत अमली रही है सियासी तौर पे आप तना नहीं हो गए, 3 में है ना 13 में है, क्योंकि जो कदम आपने उठाया कि बाप के लोगों से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने के लिए गिलानी साहब ने वोट लिया, इसके बाद आप ना पीडीएम के इत्तेहाद में है, गवर्नमेंट भी आपसे ऑब्वियसली खुश नहीं है, वो भी आपके खिलाफ एहतसाब चाहती है, तो कहाँ खड़ी है पीपल्स पार्टी का इस वक्त नजरिया क्या है, कहाँ खड़ी है पीपल्स पार्टी? शुक्रिया, बहुत काबिल एहतराम है हसन इकबाल साहब। जब उन्होंने कहा कि हम बॉल डी के पास ले गए, ये तो ग्राउंड में ही नहीं आए, बॉल डी में जाने की तो बाद की बात है। मेरा ये बहुत अच्छे मुलाजम है इनके साथ, किसी पीडीएम के सरबराही इजलास में ये फैसला नहीं था कि लॉन्ग मार्च जब इस्लामाबाद पहुंचेगा तो रेजिग्नेशन देंगे। और ये कहा 9 जमातों को, हमने पहले इनको जब ये सेनेट का इलेक्शन बायकॉट करना चाहते थे, जब बाय इलेक्शंस बायकॉट करना चाहते थे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी ने फैसला किया कि इलेक्शन का बायकॉट करने से और रेजिग्नेशन देने से इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो नहीं टूटता। तो वो इन्होंने हमारी बात को तस्लीम किया और सेनेट के इलेक्शन में ठीक है सर, ये सब क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है, ये बात तो अब माजी का हिस्सा हो गया। पीपल्स पार्टी की स्टैंडिंग इस वक्त क्या है? ना आप ऑपोजिशन इत्तेहाद में है, हुकूमत से आप दूर हैं, कहाँ खड़ी है पीपल्स पार्टी? तना नहीं हो गई सियासी तौर पर? शहजाद आप कहते हैं 9 जमातों को फैसला, पहले भी 9 जमातों ने कहा था कि इस्तीफे दे दे, सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज डिसॉल्व हो जाएगा। हमने कहा नहीं होगा, फिर इन 9 जमातों ने हमारी बात मानी। बात यह है कि हम बिल्कुल तनहा नहीं है, हम पार्लियामान के अंदर भी और पार्लियामान के बाद भी इस हुकूमत की अपोजिशन करेंगे और जो चार्टर हमने तय किया था 20 सितंबर को, उस पर हम कारबंद हैं, उस पर हम अमल करने को तैयार है। अगर ये जमातें हमारे साथ आके तावन करती है तो वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब और नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि जब हम डी में पहुंचे और गोल करने वाले थे तो पीपल्स पार्टी बाहर चली गई। नैयर बुखारी ये कहते हैं कि डी तो दूर की बात है, नून लीग और पीडीएम की दूसरी जमातें ग्राउंड में भी नहीं आई थी और इसीलिए जो पीडीएम का एजेंडा था वो मुकम्मल नहीं हो सका। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक और इसके बाद वजीर खजाना शौकत तरीन हमारे साथ होंगे। कैसे हुकूमत ग्रोथ बढ़ाएगी और अफराते ज़र को कंट्रोल करेगी, तफसीली गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत समझती है कि पौने 3 साल में जो माशी इस्तेकाम है वो आ चुका है और अब वक्त आ गया है कि ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ा जाए। फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब पहले ही कह चुके हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को 6-7% से ग्रो करना होगा, तब जाकर आवाम की मुश्किलात में कमी होगी और आप एक बेहतर इकनॉमिक कंडीशंस देखेंगे। तो कैसे शौकत तरीन साहब इस आने वाले बजट में ग्रोथ अचीव करेंगे, हाई ग्रोथ अचीव करेंगे और सबसे बड़ा जो मसला है अफरात ज़र का, उसको हुकूमत कैसे हल करने जा रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के वजीर खजाना शौकत तरीन।
शौकत तरीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहती है कि अगले साल ग्रोथ 5% होगी। एपीसीसी ने कल कहा है कि 4.8% ग्रोथ होगी। अब जरा बताइएगा कि इस बजट में ऐसे क्या इकदाम लिए गए हैं, वो क्या स्टिमुलस है जिससे 5% की ग्रोथ अगले साल अचीव की जाएगी? देखिए जी, इसमें अगले साल के बीच में एक तो हमारा रेवेन्यू टारगेट ही जो है 1 ट्रिलियन से हमने बढ़ा दिया है, और उसके बाद हमारा डेवलपमेंट टारगेट जो है वो पीएसडीपी जो है वो 650 अरब से हमने 900 अरब रुपया कर दिया, जिसमें 38% इसमें हमने इंक्रीज़ दिखाया है। उसके अलावा जो प्रोडक्टिव जो आपके वो हैं सेक्टर्स हैं, जिस तरह कि आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एक्सपोर्ट्स हैं, एग्रीकल्चर है, इनमें काफ़ी इंसेंटिव्स हमने दिए हैं इस बजट के बीच में, ताकि उसमें ग्रोथ जो अभी आ रही है उससे भी ज़्यादा है। स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो इस वक्त लार्ज स्केल जो है वो 9.5 के ऊपर जा रहा है, तो उससे भी इसको हमारा ख्याल है बढ़ावा दें। तो जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं उसको हम बढ़ाने की कोशिश करें, हाउसिंग के बीच में और इंसेंटिव्स देंगे। और एक और चीज़ लेके आ रहे हैं शहजाद भाई कि हम बॉटम्स अप अप्रोच लेके आ रहे हैं, जहां हम छोटा जो काश्तकार है, जो हमारा जो गरीब लोग हैं उनको एंटरप्राइज लोन देंगे, उनको घर के लोन देंगे, वो एक्टिविटी ग्रास रूट पे हम रखेंगे, तो उससे हम आप देखेंगे हमारी ग्रोथ इंशाल्लाह बढ़ेगी। तरीन साहब, तो बारी बारी इन चीज़ों पे बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि अगले साल तकरीबन 1000 अरब रुपए से एफबीआर का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। आमतौर पे तो हम देखते हैं कि जब टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की बात होती है तो इकोनॉमी पे उसका बर्डन आता है। तो क्या ऐसे इकदाम लेने जा रहे हैं आप? क्या नए टैक्सेस लगाएंगे या जो एग्जेम्पशंस हैं उनको विड्रॉ करेंगे टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए? जो बेसिक थ्रस्ट है शहजाद भाई वो है ब्रॉडनिंग और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो अब टैक्स पेयर्स नहीं हैं उनसे टैक्स लेना। तो वेदर इट इज़ रिटेल अपना जीएसटी या फिर इनकम टैक्स, ये एक किस्म से ब्रॉडनिंग के थ्रू हम ज़्यादातर करेंगे। कुछ जो एग्जेम्पशन जो लोगों ने ऐसे ली हुई हैं और वो मेरे ख्याल में सही नहीं हैं, वो उनको थोड़ा विड्रॉ किया जाएगा, लेकिन ना हम टैक्स पे टैक्स नहीं लगाएंगे। और जो ऑलरेडी जो इस वक्त जो टैक्स पे कर रहा है उसको उसको बर्डन नहीं करेंगे। हालांकि ये IMF ने हमें कहा है कि ये हम करें, लेकिन हम नहीं करेंगे। तो इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगने वाला है और जो एग्जेम्पशंस हैं वो भी विड्रॉ नहीं की जाएंगी? नहीं, एग्जेम्पशन कुछ विड्रॉ की जाएंगी जो हमारे ख्याल में जो दी गई थी और वो ठीक नहीं हैं, और वो मतलब एक किस्म से रेंट सीकिंग थी, तो उनको कुछ किया जाएगा, लेकिन उसमें भी कोई ज़्यादा रद्दोबदल नहीं होगी, ज़्यादातर ब्रॉडनिंग होगी। सही। और जो सैलरी क्लास है वो ऑलरेडी टैक्स पे कर रही है, जो लोग अपने कारोबार पर टैक्स पे कर रहे हैं उसमें कोई इजाफा नहीं होगा उसकी शरह में? उसमें कोई इजाफा नहीं है, सैलरी क्लास पे भी कोई इजाफा नहीं है। तो तरीन साहब, ये कैसे अचीव करेंगे? क्योंकि एक अरसे से हम ये सुनते रहे हैं कि जो टैक्स बेस है उसको बढ़ाना है, टैक्स पेयर जो है उनकी तादाद को बढ़ाना है, साथ साथ जो रिकवरी है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए उसको बेहतर बनाना। ये बातें तो हम कई मरतबा सुन चुके हैं, लेकिन होता नहीं है। शहबाज ज़ैदी साहब आए, उन्होंने कहा मैं इंप्लीमेंट करूंगा, वो अचीव नहीं कर पाए, तो करेंगे कैसे ये अचीव? देखिए, इसमें शहबाज ज़ैदी साहब ने कोशिश की। इसमें अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, इतनी एडवांस हो चुकी है कि हमने इसको जिस तरह पॉइंट ऑफ सेल जो हैं इस वक्त 10,000 जो हैं उनको इन्होंने इस्तेमाल किया, और सेल्स टैक्स में काफ़ी इन्होंने उसमें इम्प्रूवमेंट की है। और इस वक्त जो मार्केट के बीच में सेल जो पॉइंट ऑफ सेल्स हैं वो तकरीबन 80,000 हैं, तो अभी तो हमने 10,000 को इस्तेमाल किया। मैं इन पॉइंट ऑफ सेल को अपनी जेब से पैसे दे के, मतलब गवर्नमेंट देगी FBR, मैं इनको अगले 2 साल में 5 लाख पे लेके जाऊंगा। 5 लाख एस्टैब्लिशमेंट्स के पास ये मशीन्स होंगी जो लिंक्ड होंगी डायरेक्टली FBR के साथ। और फिर मैं एक ऐसी स्कीम लाऊंगा जिसमें कंज्यूमर जाके कहेगा हमें कच्ची पर्ची नहीं चाहिए, हमें पक्की पर्ची चाहिए, बिकॉज उस पर इनामात दिए जाएंगे। तो इनोवेशन लेके आ रहे हैं। तो ये जिस तरह पहले होता था वैसी बात नहीं है, हम इस दफ़ा इनोवेशन लेके आएंगे। और दूसरा ये है कि अभी हमारे पास डेटा भी आना शुरू हो गया है, टेलीफोन बिल से, इलेक्ट्रिसिटी बिल से, वो सारे हमारे पास प्रोफाइल्स आ गई हैं। उसके थ्रू हम नए लोगों के पास जाएंगे और कहेंगे ये आपके सामने, ये आपका पड़ा हुआ है, ये आपकी एक्टिविटी है, आप पैसे दें।
और इसमें एक इशू ये आता है कि लोग इसलिए टैक्स फाइल नहीं करते हैं क्योंकि कहते हैं कि एक दफ़ा टैक्स फाइल कर लिया तो फिर हमें ही नोटिस भेजे जाते हैं, बजाय इसके कि उन लोगों को पकड़ा जाए जो कि टैक्स नहीं पे करते। ये कल्चर कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे कि हरासमेंट ना हो टैक्स पेयर्स की, क्योंकि ये बहुत बड़ा खर्चा होता है लोगों को। बहुत अच्छी बात की। ये पहली चीज़ है जो हम करेंगे। मैंने इनको कहा है कि कोई आप हरासमेंट नहीं होगी, लेकिन कहना तो आसान है, करना मुश्किल है। तो करेंगे कैसे? यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट होगी, लोग अपना टैक्स का खुद फाइल करेंगे और FBR उस पर कोई इंटरवेंशन नहीं करेगा, और जो ऑडिट है वो थर्ड पार्टी करेगी, थर्ड पार्टी ऑडिट, और वो भी 2-4% होगा। इसका मतलब हरासमेंट बिल्कुल ख़त्म। शौकत तरीन ने टैक्स के खुद असेसमेंट की और फाइल कर दिया, और उसके अगर फ़र्ज़ करो वो रिस्क बेस पे आ जाता है कि जी इसकी हो सकता है इन्होंने कोई चीज़ टैक्स ना दिया हो, तो वो एक थर्ड पार्टी के पास जाएगा। आई कैप को हम कहेंगे कि अपने कोई हमें लोग दे दें जिनको हम रेफ़र किया करेंगे और वही किया करेंगे। इसका मतलब है कि FBR की हरासमेंट ख़त्म। सही है, तो FBR की हरासमेंट आप कह रहे हैं कि हम ख़त्म कर देंगे। और एग्जेम्पशंस कहाँ विड्रॉ करने जा रहे हैं? यार ये पूरी डिटेल मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो भी चंद ही हम एग्जाम्पशन विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि इस दफ़ा उन्होंने तो काफ़ी कहा था हमें, IMF ने तो बहुत एक लंबी लॉन्ड्री लिस्ट दे दी थी, लेकिन मैंने कहा जहाँ जहाँ हम बिल्कुल ये देखते हैं कि ये एग्जाम्पशन गलत तरीके से दी गई थी उनको देख लो, अदरवाइज़ जो है कि वो अभी इस दफ़ा मत विड्रॉ करो, आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे इसको। ठीक है। और शौकत तरीन साहब, इससे जो इकदाम आपने बताए उससे आप समझते हैं कि 5,800 अरब रुपए का जो अगले साल का टैक्स टारगेट है वो आप अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे, और IMF भी ऑन बोर्ड है कि आप अपनी मर्जी से इकदाम लें, लेकिन अपना जो टैक्स टू GDP है उसको बढ़ाएं, क्योंकि इस साल भी हम 4,700 या 4,600 अरब तो कर लेंगे, टैक्स टू GDP हमारा 9.5% के आसपास होगा, जो बहुत कम है। मेरे ख्याल में शहजाद साहब आपको थोड़ा सरप्राइज़ होगा, इस दफ़ा हम इस वक्त जो चल रहे हैं वो पिछले साल के इस महीने से 83% से आगे भी चल रहे हैं। आज ट्वीट आई होगी प्राइम मिनिस्टर की जी, 4,153 तो हो चुका है आज कल की डेट में। इंशाल्लाह हम इसको इससे भी आगे होगा, और हो सकता है हम इस दफ़ा जो है 4,800 तक इंशाल्लाह पहुँचेंगे। तो अगले साल एक ट्रिलियन हमें करना पड़ेगा। तो वो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बिकॉज़ हमारे ख्याल में अगर 5% ग्रोथ होती है और उसके बाद इन्फ्लेशन जो है वो 8% है, तो 13% का तो यही है। बाकी जो है ये जो मेयर्स मैं आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह अगर हम अचीव करेंगे, अगर एक्सीड ना किया तो। अच्छा, आज जो वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट किया है वो है 4,143 बिलियन हम 11 माह में टैक्स कलेक्ट कर चुके हैं, तो 4,800 का मतलब तो होगा कि 600 अरब रुपए से ज़्यादा, तकरीबन 650 अरब रुपए एक आखिरी महीने में टैक्स कलेक्शन होगी। हम पिछले मार्च मतलब इस वक्त कोई जनवरी फरवरी से हम अपने जो हमारे टारगेट्स हैं उससे आगे हैं हर महीने के। तो जो जून का टारगेट है वो 700 अरब रुपए का टारगेट है। ओके, तो वो आप समझते हैं कि अचीव कर लिया जाएगा। अच्छा, दूसरा आपने कहा कि इस बजट में PSDP हमने बढ़ाया है, फेडरल PSDP जो है वो 900 अरब रुपए का होगा। इसके अलावा जो सूबों का एनुअल डेवलपमेंट प्लान है वो तकरीबन 1 ट्रिलियन का अलग है। अब जो कल भी असद उमर साहब ने ये बात की है कि PSDP खर्च करने में जो रुकावट है वो NAB है। उन्होंने कहा है कि NAB के जो इकदाम हैं उस वजह से पूरा जो सिस्टम है वो हॉल्ट हो जाता है, चोक हो जाता है। आप भी इससे पहले इस बात पे एतराज़ कर चुके हैं कि इस कानून पे नज़रसानी करनी होगी। इस साल भी 650 अरब रुपए रखा गया था PSDP, उसमें से सिर्फ यूटिलाइजेशन 406 अरब की हुई है। तो तरीन साहब, जितना भी आप PSDP बढ़ा दें, जब इदारे ये खर्च ही नहीं कर पाएंगे, जब ब्यूरोक्रेट्स दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं होंगे मनसूबों पर, तो क्या फ़ायदा होगा फिर इसका, और कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं इससे हम? शहजाद भाई, वो इनके पैसे जा चुके हैं। ये आप देखेंगे 600-650 अरब रुपये खर्च कर देंगे, करते आखिरी महीने में। तो यही प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में, और इसको भी ठीक करना है हमने बाद में। तो इसलिए ये आप देखेंगे 650 अरब तो कर लेंगे ये। बाकी जो आपने जो पॉइंट रेज़ किया NAB वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसकी आपने देखा कि एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है वो आ चुका है फिर से एक्सटेंशन, और ये पार्लियामेंट में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। और हम चाहेंगे कि ये जो NAB की जो बेसिकली वो जो हैं इस्लाहात, इसको कर दिया जाए, बिकॉज़ ये
पूरे इकॉनमी पे इसका असर पड़ता है। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, बट यू नो द प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड स्पेशली प्राइम मिनिस्टर इज़ कमिटेड कि हम इसको इसमें चेंजेस लाएंगे जिससे जो ब्यूरोक्रेसी वगैरह जो है वो डरना बंद कर दे। वज़ीर आज़म साहब ने तो पहले साल में कहा था, असद उमर साहब जो पहले वज़ीर ख़जाना थे उन्होंने भी कहा था ये एक बड़ा इशू है, आपके दीगर वज़रा भी कह चुके हैं, लेकिन अब तक ये मामला मुस्तकिल बुनियाद पे हल नहीं हुआ है। ऑर्डिनेंस आता है, लैप्स हो जाता है। तो आपको उम्मीद है, वज़ीर आज़म ने उम्मीद दिलाई कि इसको फ़ौरन एड्रेस करेंगे, क्योंकि इसमें एक सियासी इशू आ जाता है ना कि वज़ीर आज़म कहते हैं मैं किसी ओपोनेंट को NRO नहीं देना चाहता। नहीं देखें, वो NRO वाली बात तो जो है, जिसने अगर कोई किया है, जुर्म किया है, तो उसके बारे में बात करते हैं। हम तो ये कह रहे हैं यार, ये जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, ओमिशन कमीशन जो होती है, उसके ऊपर तो हरास नहीं किया जाना चाहिए ना। तो वही इस वक्त जो ऑर्डिनेंस आया है वो बेसिकली इसी चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, और प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल हमें यकीन दिलाया कि वो करेंगे। और देखें, ये तो इंट्रोड्यूस भी हो गया है अभी कल पार्लियामेंट में। सही, तो आपको लगता है कि पार्लियामेंट से इसको मंजूर करवा लिया जाएगा? असद उमर साहब ने कहा अगर इसके लिए जॉइंट सेटिंग चाहिए तो वहाँ से भी अप्रूव करवाया जाए। अब एक बड़ा चैलेंज इस हुकूमत के लिए है अफरात ज़र का, महंगाई की शरह इस साल के आखिर में भी 9% के आसपास होगी। कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बताया है पिछले 2 माह से 11% है। अब इशू ये है कि शौकत अली साहब, अगर आप कहते हैं कि 14% हमने पर कैपिटा इनकम में इजाफा कर भी लिया है इस साल, लेकिन अगर इन्फ्लेशन 9-10% की होगी तो रियल इनकम जो है, जो रियल वेज है, वो तो फिर नेगेटिव ही जाती है इतनी अफरात ज़र के साथ। तो एक आम आदमी को फ़ायदा नहीं होता इसको कैसे एड्रेस करेंगे? एक बड़ा इशू है जो कि 2 साल में हल नहीं कर सकी हुकूमत। नहीं यार, लेकिन हम तो ये ग्रोथ जो दिखा रहे हैं ना 5% वगैरह, ये दिस इज रियल ग्रोथ ना, ये नेट ऑफ इन्फ्लेशन होती है। तो लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त इन्फ्लेशन जो है वो हाई है, 9% पे। अभी तो पिछले महीने तो 11.5% पे चली गई थी। और ये बेस इफेक्ट है क्योंकि पिछले साल में इस वक्त के बीच में जो इन्फ्लेशन थी वो नीचे गिरी थी। कोविड वगैरह जो आए थे तो इस्तेमाल की चीज़ों पे गिरी थी। तो अब ये जो जुलाई से ये बढ़ना शुरू हो गई थी, तो आप देखेंगे तो बेस इफेक्ट उधर वो दूसरी साइड पे जाएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, क्यों इन्फ्लेशन इस लेवल पे आ रही है? क्या आपकी कोर इन्फ्लेशन कोई बहुत ज़्यादा है? नहीं, 7% पे है। तो फूड इन्फ्लेशन आपको इस वक्त तंग कर रही है। तो फूड इन्फ्लेशन के लिए हमें इकदाम करने पड़ेंगे, और सबसे बड़ा इकदाम तो ये है शहजाद भाई कि हमने अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को ठीक करना है। हम नेट इम्पोर्टर ऑफ फूड बन गए हैं, हम नेट एक्सपोर्टर होते थे, उसको हमने ठीक करना है। जब वो फूड की यहाँ मतलब हमें वीट वगैरह की यहाँ ज़्यादा पैदा करेंगे तो वो प्रेशर कम होंगे, बिकॉज इस वक्त हम इंटरनेशनल प्राइसेस पे जो है वो हमारी इन्फ्लेशन है। तो और इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं इस वक्त। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है इन्फ्लेशन की कि हमारा जो फार्मर से लेके होल सेलर तक, मैं रिटेल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो उधर 400, 500, 600% के प्रॉफिट मार्जिन है। इसको हमने किसी तरीके से ठीक करना है, और उसके तरीका अगर बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के बीच में हमें स्ट्रेटेजिक रिजर्व 4-5 चीज़ों के करके और इनको ये जो प्रॉफिटियर्स हैं इनको डील करना पड़ेगा। लेकिन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लॉन्ग टर्म में हमें लेके आने पड़ेंगे। ये कमोडिटी वेयर हाउसिंग, हमारे ये जो कोल्ड स्टोरेजेस, फार्मर को लेके आना पड़ेगा होलसेल मार्केट्स में कि वो वहाँ जाके अपना प्रोड्यूस बेचे, और प्रोडक्शन को ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये हमें टैकल करना पड़ेगा फूड इन्फ्लेशन को। ये जो इंतज़ामी इक़दाम वाली आप बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, ये तवज्जो इस पर इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि जो प्रोडक्शन की बात करें, इस साल तो हमें बताया गया कि जो कॉटन क्रॉप है, इसके अलावा तमाम क्रॉप्स ने बेहतर परफॉर्म किया पिछले साल के मुकाबले में, यानी कि हमारे पास एम्पल प्रोडक्शन थी। तो डिमांड और सप्लाई इतना बड़ा फैक्टर नहीं नज़र आता जितना ये इंतज़ामी मामलात हैं। नहीं जी, डिमांड एंड सप्लाई में भी प्रॉब्लम है। देखिए जी, बम्पर क्रॉप तो होगी आपकी वीट की, और आप 27.5 मिलियन टन पे चले गए। आपकी इस वक्त जो रिक्वायरमेंट 29 मिलियन टन है, तो है अभी भी शॉर्टेज है।
तो इसलिए ये तो अच्छी बात हुई ना, प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो गई, लेकिन इतनी नहीं हुई जितनी कि आपकी नीड्स को पूरा करे। तो आपको अभी भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी वीट, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के लिए भी और अपने उसके जो डिमांड के लिए भी। लेकिन दूसरी बात आपने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमें इसको पहले एक मजिस्ट्रेट होते थे जो कि प्राइस कंट्रोल किया करते थे, वो हमने किधर मुशर्रफ के वक्तों में उसको ख़त्म कर दिया। हम उसको फिर से देख रहे हैं कि उनको लेके आएँ, और उसके बीच में हम लोग और इनोवेशंस लेके आ रहे हैं, मिस्ट्री शॉपर्स लेके आ रहे हैं। वो जाके मार्केट में जाके देखेंगे जो असल जो बातें ये कर रहे हैं कि जो हमारी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ये जो फिगर्स दे रही है ठीक भी दे रही है कि नहीं दे रही। तो इसमें हम इंशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी करेंगे। और शौकत साहब, इसको जल्द करना इसलिए भी ज़रूरी होगा ना, क्योंकि अगर अब आप स्टिमुलस देना चाहते हैं इकोनॉमी में, आप चाहते हैं कि एक्सपेंशनरी बजट हो, तो फिर तो डिमांड का इम्पैक्ट भी आएगा। अभी तक डिमांड की वजह से, कंजम्पशन की वजह से इन्फ्लेशन पे वो इम्पैक्ट नहीं नजर आ रहा है, बट वो भी प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। साथ में अगर सप्लाई साइड का भी प्रेशर होगा तो फिर जो अफरात ज़र होगी वो परेशान कुन होगी, और फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी मजबूर हो जाएगा कि वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए। मैं एग्री करता हूँ आपसे। इसको बेसिकली हमें इमीडिएटली मैनेज करना पड़ेगा, और ये हमारी प्राइस कंट्रोल की जो कमेटी की मीटिंग्स हर हफ्ते होती हैं। इस दफ़ा तो आपने देखा कि कुछ मतलब बेहतर हुआ, पिछली दफ़ा तो 0.8% से बढ़ गई थी, 0.63% से कमी आई है। तो ये थोड़ा सा तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ने काम करना शुरू किया, लेकिन हम और भी करेंगे। जब टारगेटेड सब्सिडीज़ हम देंगे तो उसकी वजह से दूसरी जो हमारा जो प्राइसेस हैं उनको हम इवन आउट करने की कोशिश करेंगे। और शौकत साहब, जो आप लोगों ने फिस्कल डेफिसिट का भी टारगेट रखा है अगले साल का, 6.3% रखा है। इस साल का तकरीबन 7.2% ऑफ जीडीपी होगा फिस्कल डेफिसिट। उसको देखते हुए तो लगता है कि अगले साल का टारगेट अनरियलिस्टिक है, क्योंकि अखराजात ही अगर आप बड़े बड़े देख लें, 900 अरब रुपए का पीएसडीपी हो गया फेडरल, 3,300 के आसपास डेट सर्विसिंग होगी, 1,800 से 2,000 कहीं पे डिफेंस बजट होगा, तो 5,500 6,000 अरब रुपए तो जो आप टैक्स कलेक्ट करेंगे वो तो यहीं पे निकल जाएगा। तो आपको लगता है रियलिस्टिकली 6.3% तक बजट खसारा रोक सकेंगे? देखिए, इसमें शहजाद भाई काफ़ी इनोवेशन हम ला रहे हैं अपना रिसोर्स मोबिलाइजेशन में। ये 1 ट्रिलियन तो हम सिर्फ उसकी टैक्सेस की बात कर रहे हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बीच में आप देखें कि ये आपके ये जो RLNG के 2 प्लांट्स हैं, वो बिल्कुल फ्रूएशन पे हैं, उसको अगले क्वार्टर में ही हमने बेच देना है। इसी तरीके से हम कोई बॉन्ड्स वगैरह लेके जा रहे हैं। पांडा बॉन्ड पड़ा हुआ है, सकूक्स पड़े हुए हैं जो कि काफ़ी दिनों से होने चाहिए थे, नहीं हुए। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये 6.3% सैक्रोसैंड नहीं है, ये प्लस माइनस 0.2-0.3% ऊपर नीचे हो सकता है ये। और ये तमाम फिगर्स जो बता रहे हैं, इस पे IMF से ऑलरेडी बात हो चुकी है, क्योंकि IMF का तो ये कंसर्न था ना कि आपने टैरिफ भी बढ़ाना है, इसके अलावा आप टैक्सेस भी बढ़ाएं। तो IMF ऑन बोर्ड है या अभी बातचीत उनसे जारी है इस हवाले से? बातचीत जारी है, बट हमारा एक पॉइंट बड़ा एक किस्म से ये हमारी रेड लाइन बन गई है। हमने टैरिफ नहीं बढ़ाना, पीरियड। ये प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते कि गरीब पे और बोझ पड़े, हम नहीं बढ़ाएंगे। टैक्स जो दे रहा है उसके ऊपर और टैक्स, मतलब ज़्यादा टैक्स नहीं करेंगे। तो ये 2 चीज़ें तो हमारी रेड लाइंस हैं, इसमें हम उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी अभी गुफ्तगू उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर से होनी है मंडे को, तो मेरे ख्याल में वो हमें स्पेस देंगे इंशाल्लाह। क्योंकि हमने एंड ऑफ द डे तो जो वो कह रहे हैं वो और तरीके से वो हम पूरा कर देंगे। हम वो जो उनका मकसद जो है टैरिफ का, वो ये है कि आपका सर्कुलर डेट ज़्यादा नहीं बढ़ना, इस जहाँ खड़ा हुआ है इसे बढ़ना नहीं चाहिए, तो कम होना चाहिए। वो हम उनको डेमोस्ट्रेट कर देंगे। और दूसरा ये है कि अगर रेवेन्यू ही हमने इनको इकट्ठे करके दे दिए तो फिर किस बात की मतलब ख़राबी तो नहीं है ना। सही है, लेकिन आपको लगता है कि सर्कुलर डेट का इशू जो है एड्रेस हो सकता है टैरिफ को बढ़ाए बगैर? क्योंकि अभी रिसेंटली आपने कहा था कि अगर जीडीपी ग्रोथ हमारी 10% भी हो तो जितने पावर प्लांट हमने लगा दिए हैं वो उससे बहुत ज़्यादा है हमारी डिमांड से, और 2023 तक तो जाके जो आपकी कैपेसिटी पेमेंट है वो 1400-1500 अरब रुपए की हो जाएगी। तो बगैर टैरिफ बढ़ाए आपको लगता है ये जो फ्लो है सर्कुलर डेट का, इसको कम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, और आज भी हमारी इस पर बहुत डिटेल मीटिंग हुई है। देखिए, इसमें इशू ये है कि इस वक्त कैपेसिटी आपने लगा दी है। ये कैपेसिटी जो है इसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए थी और रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए थी, वो हुई नहीं है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये 30 साल 40 साल के प्रोजेक्ट्स हैं, हम इनकी रीपेमेंट्स ले रहे हैं 10 साल में।
तो हमारा काम है एक 5 से 7 साल की एक वो दें इनको हाइएटस जिसको आप कहते हैं, और वो जो है अगले, क्योंकि 10 साल है, 10 साल की जगह 15 साल या 17 साल में पे हो जाएंगे तो कौन सा बड़ी क़यामत आ जाएगी। वो हमें जो स्पेस देगा तो वो इनको ये जो कैपेसिटी, ये जो आपकी है जो पेमेंट्स हैं इसकी, मतलब इंक्रीज़ है टैरिफ का, उसको अकोमोडेट कर देगा। तो अभी तक तो जो आईपीपी से मुआहदा हो चुका था उनको पेमेंट नहीं हो सकी है, उसमें भी नैब का मामला है। तो ये जो बाकी प्लांट्स हैं, जो नए प्लांट्स हैं, उनसे क्या रीनेगोशिएशन हो रही है हमारी? देखें, जो आईपीपीज़ की थी उसमें सिर्फ 2002 के हैं जहाँ के कुछ सिर्फ 12 के करीब हैं, बाकियों की तो पेमेंट ही मतलब रिलीज़ हो गई है, तो उनको मिल जाएगी 1-2 दिन में, तो वो तो हो गया है। ये दूसरों भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जाके नैब से बात करें कि भाईजान अगर आपने कोई इसके ऊपर जो भी आपने डिसीजन लेना जल्दी लें, कि ये भी कर लेंगे। और बाकियों के भी जो है आप जिस तरह कह रहे हैं, वो आज हमारी बड़ी लंबी मीटिंग हुई है, उसको भी हम टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा शौकत अली साहब, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, आप तो बड़े करीब से देखते रहे हैं उसको, हमेशा जब भी ओवरहीट होती है तो उसकी एक वजह ये होता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट आपके सर पे खड़ा हो जाता है। डॉलर डेफिसिट ऑब्वियसली एक बड़ा बुरहान क्रिएट करता है। इस साल जो है करंट अकाउंट सरप्लस में होगा, लेकिन अगले साल का जो टारगेट ऑलरेडी सेट किया है वो $4.8 बिलियन का है। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता जब ग्रोथ बढ़ेगी, इंपोर्ट बढ़ेगा, तो सर्कुलर तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा। अब ये मैनेजेबल है या हम उसी क्राइसिस में 1-2 साल बाद जाके खड़े हो जाएंगे जहां हमने 5-6% की ग्रोथ तो अचीव कर ली, लेकिन सर्कुलर डेट हमारा बढ़ता गया क्योंकि हम एक्सपोर्ट्स उस तेजी से नहीं बढ़ा सके? देखें, बिल्कुल आपने बात जो है बिल्कुल जिसको कहते हैं, यू हिट द नेल ऑन द हेड। द वेरी फैक्ट इज़, जब ओवर हीट होती है, इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, हमारे पास डॉलर्स नहीं होते क्योंकि एक्सपोर्ट्स हमारी उस रफ्तार से नहीं बढ़ती। तो इस दफ़ा ये इस बजट में भी आप देखेंगे कि हमारा एम्फोसिस है एक्सपोर्ट्स। विद इन दी एक्सपोर्ट्स जो है टेक्सटाइल को हम बहुत मराद दे रहे हैं क्योंकि इस वक्त बड़ा है, लेकिन हम फिर और मराद जो दे रहे हैं वो आईटी को दे रहे हैं। आईटी इस साल जो है $2 बिलियन पे आएगी, ये जो 2020-21 है। मैं चाह रहा हूँ कि अगले 2 साल के बीच में, और ये ग्रो करेगी अराउंड 60% के ऊपर, अगले 2 साल के बीच में मैं चाह रहा हूँ कि 100% ग्रो करे और ये 8 बिलियन पे हमारे ये एक्सपोर्ट हो। और फिर टेक्सटाइल वाले कह रहे हैं हम 26 बिलियन तक लेके चले जाएंगे। एंड देन वी सेड कि हमने इस दफ़ा दे रहे हैं मराद उन एरियाज़ को जो अभी तक एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, हमने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। और फिर इसके बाद एक और चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है, और वो है कि सी पैक के थ्रू हम चाइनीज़ कंपनीज लाएं जो यहाँ से री एक्सपोर्ट करें, और वो उसके ऊपर हमें प्राइम मिनिस्टर को चाइना भी जाना पड़ा तो जाएंगे इंशाल्लाह। हम उनकी वो कंपनीज लेके आएंगे जो यहाँ मैन्युफैक्चर करेंगी और री एक्सपोर्ट करेंगी। तो अगले 2-3 साल में, 5 साल में एक्सपोर्ट्स हैव टू राइज टू 30-40% ऑफ द GDP। इस वक्त सिर्फ 10% है। और इसमें एक और इशू भी इस वक्त ये देखने में आ रहा है शौकत अली साहब कि अब जैसे भी वापदा का जो था पैसा रेज किया, बॉन्ड था, बड़े लोग खुश हुए कि रेट अच्छा मिल गया, ओवर सब्सक्राइब था, बट इन रियलिटी हम ये कर्जा ले रहे हैं। पिछली हुकूमत पे तनकीद होती थी कि कर्जे लेके आप अपने रिजर्व बढ़ा रहे हैं। अब हमें तवज्जो तो देनी पड़ेगी ना इस वक्त कि हमारे इन्वेस्टमेंट के जरिए पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज आए, और इन्वेस्टमेंट के साइड पर हम देख रहे हैं कि 32% का डिक्लाइन है पिछले 1 साल में। तो कब तक हम ये रिलाई करते रहेंगे? अच्छी बात है अगर हमें अच्छा रेट मिल रहा है डेट पर भी, लेकिन कब तक ये डेट पर रिलाई करते रहेंगे? इसको इन्वेस्टमेंट में कब कन्वर्ट करेंगे हम? इन्वेस्टमेंट उस वक्त करेंगे जिस वक्त हमारे जो बोर्ड इन्वेस्टमेंट जो मतलब एक किस्म से अग्रेसिवली इसके पीछे जाएगा। और इसके ऊपर कोई प्राइम मिनिस्टर ने 3 मीटिंग्स लिए हैं पिछले 3 हफ्तों में, और हम ये रीवैम्प करना चाह रहे हैं सारा का सारा जो हमारा BOI का प्रोसेस है। और इसमें एक चीज़ और भी है, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट्स अगर आएँ तो हम चाह रहे हैं कि वो प्रॉपरली वो मतलब सेक्टर्स में जाएं जहाँ हमें ज़रूरत है, जिसका मतलब एक्सपोर्ट सेक्टर। तो वो BOI को हम रिवैम्प करेंगे और वो सी पैक को भी वो हेल्प करेगा, लेकिन बाकी दुनिया के पास भी जाएंगे जो और वो मतलब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अलावा टारगेटेड जाके इन्वेस्टमेंट्स लेके आएंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने ये जो
हम जो डेट रेजिंग कर रहे हैं उसकी जगह हमें इन्वेस्टमेंट रेजिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अभी तो स्टोरी जो है नामुकम्मल है ना शहजाद भाई, अभी शुरू करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी जो हमारा रुकावट पड़ रही है, जो आप वापडा की बात कर रहे हैं, कि हमारा जो पावर सेक्टर है वो हमारा इस वक्त डिसफंक्शनल है। लोग मतलब हम जितने हम लोग के पास इस वक्त सर्कुलर डेट वगैरह है, तो मुझे बताएं ना कौन आगे इधर इन्वेस्ट करेगा। तो इसको हमने ठीक करना है, तो उसके बाद इवेंचुअली इन्वेस्टमेंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन, एंड देन ऑब्वियसली यू विल सी कि ये जो वापडा है इसको बॉन्ड्स नहीं देने करने पड़ेंगे। बॉन्ड करेगा भी सही तो वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए करेगा। सही। तो शौकत तरीन साहब, क्योंकि आपकी हुकूमत ये वादा कर चुकी है कि जब हम जाएंगे हम डेट उतार के जाएंगे, क्या ये पॉसिबल नजर आ रहा है? क्योंकि जब हुकूमत आई थी तो उस वक्त जो टोटल डेट था वो तकरीबन 25,000 अरब था, अब वो बढ़कर 38,000 तक हो चुका है। इसी तरीके से आपका एक्सटर्नल डेट जो कि 11,500 अरब का था, अब वो मजीद बढ़ के तकरीबन 17,700 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। क्या रियलिस्टिकली आप ये देख रहे हैं कि जब आप जाएंगे तो हमारा डेट पहले से कम होगा, वरना तो आने वाली हुकूमत भी डेट सर्विसिंग के बोझ तले ही दबी रहेगी? देखिए जी, डेट आप देखें ना, एक तो सारी हुकूमतों ने ये देखा कि जैसे वो आते हैं और उनके पास डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, लार्ज फिस्कल डेफिसिट्स होते हैं, तो वो उसी को पूरा करते करते उनका डेट बढ़ता रहता है। लेकिन हमारे वक्त, इस पीटीआई के वक्त में तो ये भी हुआ ना कि वो एकदम, क्योंकि इतना बड़ा ही करंट अकाउंट डेफिसिट था कि उन्होंने उसको प्रायर एक्शन जो IMF ने किए उसके बीच में सबसे बड़ा प्रायर एक्शन तो ये था कि इंटरेस्ट रेट्स को 13.25% पे कर दिया। उसने 1,500 अरब रुपए की जो डेट पेमेंट्स थी उसको 3,000 पे लेके चले गए। तो वो मैसिव एक जंप था, और वो अभी तक उससे कम नहीं हो रही, क्योंकि उन्होंने फिर रीप्रोफाइलिंग भी कर दी। तो आपका सवाल का एक जवाब छोटा ये है कि हम जब जाएंगे तो हमारा वो जो डेट 2,500 अरब पे तो नहीं आएगा, लेकिन अब इस साल से आना शुरू हो जाएगा। जो डेट टू GDP रेशो है वो एक ज़्यादा मुफीद वो एक किस्म के मैयर है, तो वो आप देखेंगे इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगी। सही। शौकत साहब, एक आखिरी सवाल, आपने भी कहा था कि सरमाया पाकिस्तान कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को रीस्ट्रक्चर करने का, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। क्या प्लान है इस हवाले से, और क्या इस बजट में हम देखेंगे, अगले साल देखेंगे कि जो एंटिटीज़ हैं जो ऐसी जो कि खसारे में चल रही हैं, मुनाफा बख्श भी नहीं है, हुकूमत का काम भी नहीं उनको चलाना, उनको प्राइवेटाइज कर सकें? शहजाद भाई, प्राइवेटाइजेशन तो स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 1 है जो कि हो जाना चाहिए था इस वक्त, लेकिन नहीं हुआ, लेकिन अब हो रहा है कि हम प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि ये स्ट्रक्चर पे ही इनके झगड़े चलते रहे, तो अब हम ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन के अंदर ही एक बोर्ड बनाएंगे, प्राइवेट सेक्टर का लेड बोर्ड होगा, जिसमें बहुत मतलब पाए के प्रोफेशनल्स होंगे। और पहले हम 15 एंटिटीज़ को उसके नीचे लेके आ रहे हैं और इनकी अपनी मिनिस्ट्रियों से निकाल देंगे, जिसमें पावर की होंगी, जिसमें जिस तरह PIA है, जिस तरीके से रेलवे है वगैरह वगैरह, और उनकी रिपोर्टिंग इधर होगी, ताकि पहले ये इनको रिस्ट्रक्चर करें और दूसरे स्टेप में जाके इनकी स्ट्रेटेजिक सेल करें। 26% करना चाहते हैं या 51%। तो ये प्रोसेस अभी से ही शुरू हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना। एक एम्बिशियस प्लान है, लेकिन वो होपफुल है कि जो इक़दामात अगले बजट में लिए जाएंगे और आने वाले दिनों में लिए जाएंगे, उससे पाकिस्तान की मईशत को बहुत हद तक फ़ायदा होगा, ग्रोथ में इजाफा होगा और महंगाई में कमी होगी। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, उसके बाद मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुल्की सियासत में ख़तरनाक रिवायत चल पड़ी है कि सियासी मकासद को हासिल करने के लिए मुखालफिन के मज़हब को निशाना बनाया जाता है और मुखालफिन के अकीदे पर झूठा प्रोपेगेंडा करके उनकी ज़िंदगी को ख़तरे में डाला जाता है। माजी में कई बार इस किस्म के हरबे मुख्तलिफ शख्सियात के खिलाफ इस्तेमाल होते रहे और अब जहांगीर खान तरीन का ग्रुप भी अपने मुखालफिन के खिलाफ यही हथियार इस्तेमाल कर रहा है। वैसे तो ये ग्रुप जहांगीर खान तरीन के खिलाफ मुकदमात और FIA की तहकीकात शुरू होने की वजह से कायम हुआ था, मगर अब इस ग्रुप की शिकायतें सियासी इल्ज़ामात से बढ़कर मजहबी नफरत फैलाने का रुख इख्तियार कर चुकी हैं। इस ग्रुप के रुकन नज़ीर चौहान ने अचानक वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर पर गैर मुस्लिम होने का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है। ये वही शख्स हैं जो पिछले कई हफ्तों से वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे थे और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अहलियत और उनकी कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे थे, मगर अब उन्हें अचानक ख्याल आया है कि शहजाद अकबर अहमदी हैं और उन्हें वजाहत देनी चाहिए कि वो अहमदी नहीं बल्कि मुसलमान हैं। नज़ीर चौहान ने 19 मई को एक निजी TV चैनल पर
मजहबी मुनाफरत फैलाते हुए शहजाद अकबर पर अहमदी होने का गैर जिम्मेदाराना इल्ज़ाम लगाया था, जिसके 2 रोज़ बाद शहजाद अकबर ने कैमरा में शिकायत जमा करवाते हुए चैनल के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की थी। शहजाद अकबर मुतअद्दिद बार इन इल्ज़ामात की तरदीद भी कर चुके हैं, मगर इसके बावजूद नज़ीर चौहान आज भी अपने इल्ज़ामात पर कायम है। शहजाद अकबर ने नज़ीर चौहान के खिलाफ लाहौर के थाना रेसकोर्स में मुकदमा भी दर्ज करवाया है, जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि MPA नज़ीर चौहान ने इन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। इन इल्ज़ामात से इनकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। नज़ीर चौहान की गुफ्तगू का मतलब करप्शन के खिलाफ काम की हौसला शिकनी करना है। शहजाद अकबर ने मौक़िफ़ अपनाया है कि इन पर इस किस्म के इल्ज़ामात पहले भी लगाए जाते रहे हैं, मगर वो वाज़े करना चाहते हैं कि वो एक बाअमल मुसलमान है और इनका ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पुख्ता ईमान है। इंतहाई अफसोस की बात है कि सियासी बुनियादों पर लगाए गए इल्ज़ामात पर किसी शख्स को अपने मुसलमान होने की वजाहतें देना पड़ती हैं। शहजाद अकबर भी बार बार वजाहतें दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद नज़ीर चौहान अपने इल्ज़ामात पर कायम है और चाहते हैं कि शहजाद अकबर TV पर आकर अपने मज़हब की वजाहत दें। नज़ीर चौहान के इल्ज़ामात के जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर रहनुमा शहजाद अकबर के दिफा में सामने आ गए हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है कि ज़ाती मफाद के लिए मज़हब कार्ड इस्तेमाल करने पर पुलिस नज़ीर चौहान के खिलाफ सख्त एक्शन ले। जहांगीर तरीन ग्रुप के अहम रहनुमा की जानिब से मजहबी मुनाफरत फैलाना, झूठे और गैर जिम्मेदाराना इल्ज़ामात लगाना इंतहाई अफसोसनाक है और यकीनन काबिल मुज़म्मत भी है। नज़ीर चौहान इस किस्म के इल्ज़ामात लगाकर शहजाद अकबर की ज़िंदगी को ख़तरे में डालना चाहते हैं और ये वो खदशा है जिसका इज़हार खुद शहजाद अकबर ने भी किया है। मगर हमें यहाँ समझने की ज़रूरत है कि एक शख्स का मज़हब या अकीदा कोई भी हो, इससे इसकी जान को ख़तरा लाहक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में रहने वाला हर शहरी, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, इसकी जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी रियासत की जिम्मेदारी है। होना तो ये चाहिए था कि इन इल्ज़ामात पर जहांगीर खान तरीन और उनके ग्रुप इन इल्ज़ामात की मज़म्मत करता और नज़ीर चौहान से जवाब तलबी करता, मगर अफसोस की बात यह है कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप नज़ीर चौहान के पीछे आकर खड़ा हो गया है। इस ग्रुप के तर्जुमान की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमा एक नए बहरान को जन्म दे सकता है। शहजाद अकबर का ये इकदाम काबिल मुज़म्मत है। अगर कोई मसला था तो बातचीत के जरिए उस मसले का हल निकाला जा सकता था। शहजाद अकबर फौरी तौर पे मुकदमा वापस ले और बातचीत के जरिए मामलात को हल करें। यानी कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप के लोगों ने इल्ज़ाम लगाया और उसके बाद अब वो हुकूमत पर दोबारा दबाव डाल रहे हैं कि इस मुकदमे को वापस लिया जाए। इस पूरी सूरत हाल पर हमने जहांगीर तरीन से उनकी राय जानने की कोशिश की तो उन्होंने जवाब दिया कि इनके खिलाफ मुकदमा और नज़ीर चौहान के इल्ज़ामात दो मुख्तलिफ इशूज़ हैं जिनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर हमने उनसे पूछा कि क्या नज़ीर चौहान ने जो बात की है, जो गैर जिम्मेदाराना बात की है, जो इल्ज़ामात लगाए हैं, आप उसकी मज़म्मत करते हैं? तो जहांगीर खान तरीन ने कहा कि जहाँ तक उन्हें याद है नज़ीर चौहान सिर्फ ये चाहते हैं कि शहजाद अकबर आकर वजाहत करें। यानी जहांगीर खान तरीन नज़ीर चौहान के झूठे इल्ज़ामात की मज़म्मत नहीं कर रहे और ना ही उनका ग्रुप जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। और इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि सियासी मफादात को हासिल करने के लिए मजहबी मुनाफरत को फैलाया जा रहा है और एक शख्स की ज़िंदगी को ख़तरे में डाला जा रहा है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।